देखिए इनका परिचय और जो क्या थी, जो मूल संवेदना तौलिए एकांकी थी वो मैंने आपको बता दी है। सफाई को लेकर सारी बातें, परिवार के सदस्यों के बीच के तनाव, सामंजस्य स्थिति कैसे बिगड़ती है उसको लेकर बताया गया है। अब आप ध्यान दो, अब मैं इसकी कथा वस्तु आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो तौलिया जो एकांकी है उसके पात्रों की स्थिति आपको समझनी है, पात्रों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो पात्र जो बसंत है और मधु बसंत की पत्नी है, दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध है। दोनों एक दूसरे से शादी से पहले प्रेम करते हैं, प्रेम में दोनों शादी कर लेते हैं और शादी नहीं होती उससे पहले एक अलग माहौल होता है, अलग तरीक़ा के वादे इरादे होते हैं। लेकिन वास्तविक ज़िंदगी जब जी जाती है गृहस्थी के साथ, जब बहुत सारे टकराहट पैदा होती है, क्योंकि पहले तो वो यूँ भी कहते कि मैं आसमान के तारे में तोड़ लाऊं है, लेकिन वास्तविक ज़िंदगी जब आएगी तो अब होता है आसमान के तारे में कैसे तोड़, कोई नहीं तोड़ सकता। क्योंकि जैसे राजनीति में वादे लुभावने होते हैं ना नेताओं के, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मुझे जिता दो, जीतने के बाद गेट आउट, बाहर ही रहते हैं, कोई नहीं घुसता है, तो आदमी बदल जाता है परिस्थिति है, आदमी अपने आप वो सिस्टम चलता है। तो यहाँ बसंत एक फर्म का क्या है, मैनेजर है, मैनेजर पोस्ट होती है। और ये कहा, ये पूरा का पूरा जो ये घटना जो घटित हुई है, ये पूरी की पूरी घटना जो है ना, ये किस जगह दिखाई है, ध्यान रखना, ये दिल्ली में दिखाई गई है पूरी घटना। दिल्ली में ही सब चीज़ का चित्रण किया है और दिल्ली एक कैलेंडर का नाम आया है, उसमें सन दिखाया है 1900 नवंबर 1943 जो कैलेंडर लटका हुआ है ना, उसमें ये सन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि 1943 में लिखी गई कहानी, वो तो कैलेंडर दिखाई दे रहा है तो स्पष्ट लग रहा है उससे। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो है दिल्ली के ही एक ड्राइंग रूम की पूरा चित्रण किया है। वो ड्राइंग रूम किसका है, बसंत का है। तो बसंत एक फर्म का मैनेजर है जिसको कितने मिलते हैं, मात्र 250 रुपये वेतन महीने के। अरे ये 250 रुपये बहुत होते थे पहले, 100, 150, 200 रुपये, 500 रुपये में तो शादी हो जाती थी। अपने बड़े बुजुर्ग बाबा लोग जो है वो बताते हैं तो हो जाती थी। अब जो 500 में शादी हो रही है वो 5 लाख तो कम से कम लग है। तो 250 रुपये में ये नौकरी करता है किसी फार्म में, और वो स्थान कहाँ दिखाया है, दिल्ली। दिल्ली में किसी फार्म का मैनेजर है, 250 रुपये का वेतन प्राप्त करता है। अब 250 रुपये का जब वेतन का नाम आता है तो अपन भी सोचते हैं 250 रुपये में क्या हो, लेकिन उस समय 250 बहुत हो, समझ रहे हो आप। मधु, ये दोनों के बीच प्रेम होता है, प्रेम होने के बाद मधु और बसंत दोनों एक दूसरे के पति पत्नी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ मधु जो है वो कैसे वातावरण में है, दिया है एरिस्टोक्रेटिक दिखाया है। इसका मतलब है कि हाई फाई परिवार से बिलोंग करती है, जो स्वच्छता, सफाई, तहजीब जो है उनको ज़्यादा महत्व देती है और परिवार की जो सदस्य उनकी भावनाओं को कम ध्यान रखती है। बस ये कि रट्टा है, सनक बैठी हुई है उसको कि गंदगी न आ जाए। अरे ठीक है, गंदगी न आ जाए अच्छी बात है, लेकिन यार मतलब ये थोड़ी है कि आदमी गुजरो तो जूता खोल बाहर, ये कौन सी तरकीब है, ये अच्छी बात नहीं। तो सनक कैसे होती है, उस सनक नहीं पालनी चाहिए आदमी को, क्योंकि सनक पालोगे तो परिवार के सदस्यों के बीच टकराहट पैदा होगी, और टकराहट पैदा होगी तो पारिवारिक सदस्य जो है ना उनमें बिखराव, उनमें अलगाव, उनमें सामंजस्य क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, परिवार टूटने की ओर बढ़ जाएगा। तो परिवार का घुटन, टूटन, अलगाव, बिखराव उसको रोकने के लिए ही इस तौलिए को उन्होंने अपना, उपेंद्रनाथ हस्क ने अपना प्रतिनिधि एकांकी के रूप में चुना है। तो देखिए, पहले मैं
थोड़ा सा वो बता देता हूँ। बाकी फिर क्योंकि बहुत लंबी है, इसे पढ़ूंगा तो ये पूरी भी नहीं होगी, लेकिन शुरुआती दौर का जो चित्रण है उसको मैं समझा देता हूँ। स्थान दिखाया है नई दिल्ली, ध्यान रखना। पर्दा बसंत के ड्राइंग रूम में होता है कि जो कमरा है उस कमरे का पर्दा जो खुला है वो सीधे बसंत के ड्राइंग रूम में खुलता है। ड्राइंग रूम ने बड़ा है न छोटा है, ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं है, छोटा भी नहीं है तो बड़ा भी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से संख्या है वो मीडियम ही होना है। न सामान से अधिक भरा है, कोई सामान भी अधिक भरा हुआ नहीं है, न बिल्कुल खाली है। बसंत एक फर्म में मैनेजर है, 250 रुपये वेतन पाकर काम करता है। यद्यपि दिल्ली में 250 को ज़्यादा में तो नहीं रखते, पर वह फर्म का मैनेजर है। पोस्ट बड़ी है, पैसे कम है लेकिन पोस्ट बड़ी है, उसका नाम है, अपना रुतबा है, इसलिए कमरा सजा है, दरवाजे पर पर्दे लगे हैं। अब भाई जैसी पोस्ट है उस हिसाब से मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, दुनिया को दिखाने के लिए है, डेकोरेटिव सिस्टम तो होना चाहिए। तो क्या कहता है कि इसलिए कमरा सजा है, दरवाजे पर पर्दे लगे हैं, दाएं दीवार के साथ मेज लगी है, उसके अंदर जो रखी है उस पर कागज पत्रों के अतिरिक्त टेलीफोन भी रखा हुआ है। मेज के इधर एक दरवाज़ा है जो अंदर कमरे में जाता है, और मेज के उस ओर कोने में एक अंगीठी रखी हुई है। अंगीठी जो साग सब्जी बनाने का, रोटी सेकने का काम करती है, लेकिन अंगूठी सिर्फ अंगीठी जो है ना वो रखी हुई है, जलाने का काम नहीं करती है। जलाने का काम करे तो मधु फेंक दे बाहर, वो सिर्फ अंगीठी रखी है, उसको सजा के रख रखा है कपड़ों से, फूलदान से। लेकिन आग शायद इसमें नहीं जलती है अंगीठी में, क्योंकि वो दिखा रही है कि क्योंकि अंगीठी का कपड़ा बहुत सुंदर है और उस पर सजावट की चीज़ें भी रखी हुई है, वैसे जैसे मध्यम वर्गीय घरों में होता है, लेकिन वे बिक्री नहीं, करीने से लगी हुई है। इसका मतलब है कि उसमें फूल पत्ते बेड जो हैं वो बने हुए हैं। 2 पीतल के फूलदान दूसरी चीज़ों के अलावा अंगीठी के दोनों कोनों पर रखे हुए। सीधी बात है कि वो सजावट के लिए काम ली जा रही है, उसमें कोई आग नहीं जलती है। इस अंगीठी के कपड़े की लंबी झालर छूता हुआ रेडियो सेट नीचे एक छोटी सी मेज पर रखा है, जिसके मेजों पर इसका डिजाइन अंगीठी के कपड़े से मैच करता है। मधु की सुरुचि का पता देता है, मधु की सुरुचि का, इसका मतलब है कि मधु जो नायिका है ना इस एकांकी की, उसकी सुरुचि, सुरुचि का मतलब कैसी सोच वाली है, साफ सफाई के प्रति जागरूक है, और जो ड्राइंग रूम है उसको सजाने में अच्छा इंटरेस्ट लेती है। उसकी मानसिकता का पता लग रहा है, उसकी सुरुचि का पता लग रहा है। अंगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर लटका हुआ है। मेज पर बैठे हुए व्यक्ति के ऐन सामने पड़े हैं। कैलेंडर का एक नज़र देखने में मालूम होता है कि 1943 के नवंबर का महीना खुला हुआ है। सीधी बात है कि 1943 में लिखी गई है, ये इससे पता लग रहा है। अंगीठी के बराबर सामने दीवार में एक दरवाज़ा है जो रसोई घर को जाता है। एक सामने दरवाज़ा है जो, और एक बाथरूम को भी जाएगा, एक रसोई घर में भी जाएगा। पूरा ड्राइंग रूम का चित्र खींचा है, वहीं से पूरी एकांकी का चित्रांकन किया गया है। इस दरवाजे से जरा हटकर सामने की दीवार के साथ एक बेंच के कांच का सेट रखा है, ड्रेसिंग रूम रखी होगी। इसके आगे एक तिपाई पड़ी है, सेट की गद्दियाँ सुंदर सुरुचिपूर्ण है, तिपाई का कवर अंगीठी के कपड़े से मैच करता है। ये सारी चीज़ें शायद मधु है जो इन सब चीज़ों को बना के रखती है। सामने दीवार की बाईं और सोफा सेट से जरा हट एक दरवाज़ा है, फिर दरवाज़ा आ गया, 2 हो गए, तीसरा दरवाज़ा है। एक सामने ड्राइंग रूम में पर्दा लगा हुआ खुला है, एक रसोई में खुल रहा है, एक दूसरा अब ये जाएगा, ये टॉयलेट के लिए है। तो क्या दिया है कि सामने दीवार की बाईं और सोफा सेट जरा हट कर रखा दरवाज़ा है जो स्नान बाथरूम को जा रहा है। बाई दीवार के साथ श्रृंगार की मेज लगी है, जिसे बसंत मधु दोनों अपने टॉयलेट काम लेते हैं, टॉयलेट स्नान घर। इसके ऊपर खूंटियों पर तौलिए टंगे हैं और उनकी जो खूंटी हैं बाथरूम की, टॉयलेट की, रसोई की, शेविंग करने की, टेबल की, सबकी अलग अलग रुमाल लटके। तौलिया टंगी है, मेज के दोनों और 1-2 कुर्सियाँ पड़ी हैं। बाई दीवार में इधर को एक दरवाज़ा है जो बाहर को खुलता है।
पर्दा उठते समय हम बसंत को श्रृंगार की मेज पर बैठे हजामत बनाते देखते हैं। पर्दा जब खुलता है, ये तो भीतर के आंतरिक चित्रण किया है, बाह्य चित्रण नहीं है, ये ड्रेसिंग रूम का आंतरिक चित्रण किया गया है। पर्दा जब खुलता है तो पर्दा खुलते हम किसको देखते हैं? बसंत को। कहाँ? श्रृंगार की मेज पर बैठे हजामत बनाते देखते हैं। हजामत बना रहा है कौन? बसंत। वास्तव में वह हजामत बना चुका है और तौलिए से मुंह पहुँच रहा है। बस यहीं से ये कहानी को शुरुआत, एकांकी को शुरुआत किया है कि उसने हजामत बनाई, उसी ड्रेसिंग रूम पर क्या रखी थी? तौलिया। वो किसकी थी? उसके बेटे मदन की थी। तौलिए से पहुंच रहा है, तभी रसोई घर से मैम निकलती है मधु। रसोई घर से मैम निकलती है मधु, और मधु को दिखाई देता है कि ये तो मदन की तौलिया है, उससे पहुंच रहा है। वे स्वेटर बुनती हुई, क्योंकि खाली रहती है और काम क्या करती हैं बाजार में, खाली तो नहीं कह सकते, लेकिन अपना मन बहलाने के लिए कोई सिलाई, कोई बुनाई, कुछ भी करती हैं, अपना काम करती हैं। तो घर से रसोई से स्वेटर बुनती हुई मधु प्रवेश करती है, और अब चित्रण चालू होता है इनके आपसी बातों। तो वो कहती है कि फिर से आपने मदन का तौलिया ले लिया, कहती है मधु। तो वो कहता है, अरे भाई मदन का तौलिया ले गया तो क्या कोई बम ब्लास्ट थोड़ी हो गया है? ले लिया, ध्यान नहीं रहा। और तुझे भी पता है कि चश्मा मेरे पास नहीं है, चश्मा लगा नहीं रखे, तो मुझे पता भी नहीं लगा है ये मेरा तौलिया है कि आपका है या फिर मदन का है। ले लिया मैंने, कोई बात नहीं। तो मधु ये कहती है कि क्यों कोई बात नहीं? आप जानते हो स्वच्छता क्या चीज़ होती है? अगर तुम इस तरह से स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं रहोगे तो फिर बीमारी जो है ना वो घेर देगी। तो वो थोड़ा सा क्या है, हंसी ठिठोली टाइप, हंस जाता है। मधु कहती है हंस जाता है। अब मधु कहती है, आदमी हंसता है तो औरत को गुस्सा तो आती है कि मेरी बात को कान पे होके निकालता है। और अगर आदमी कुछ कहे, औरत हंसे, तो फिर गुस्सा तो आएगा, दो कनपटी पड़ सके हैं। अब औरत कनपटी तो नहीं दे सकती, लेकिन गुस्सा तो कर ही सकती है। तो जैसे बसंत से मधु ने कहा कि आपको दिखाई नहीं देता कि ये मदन का तौलिया है। सबके तौलिए अलग अलग हैं। अरे किचन का अलग है, आपकी सेविंग का अलग है, बाथरूम का अलग है, टेबल पर जहाँ चाय पानी पीते हो वहाँ का तौलिया है। तो मैं अंतर दिखाई नहीं देता कि तौलिया कौन सा है? मदन का फिर तौलिया ले लिया। आप बिल्कुल स्वच्छता और सफाई के प्रति बेपरवाह, लापरवाह हो। तो बसंत हंस जाता है, अरे यार बोल कोई बात नहीं, ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, तो अब तो पीछा छोड़ो। तो थोड़ी सी एक जिस तरह से औरत होती है, काफ़ी औरत तो कैसी होती है, कोई बात की और हंस जाती हैं। तो हंसने से पूरा क्रोध सामने वाले का शांत हो जाता है। और एक औरत कैसी होती है, जो 90 तरीका से मोहड़े बनाएगी है, मतलब जो कि नाक फूल जाएगी, जो कि आँख मतलब चौड़ी हो जाएगी। समझ लो आप, एक क्रोध करने का एक तरीका दिया है इसमें कि जिस तरह से उसकी नाक फूली, उसका चेहरे का हाव भाव दिखाए कि मतलब जैसे मुँह को सुकोड़ना है। तो ये स्पष्ट हो गया। जो बसंत कहता है कि यार मैंने तुमसे प्रेम किया है और तुमको मैं देखभाल के शादी की है, और तुम इस तरह से मुँह बनाती हो, गुस्सा दिखाती हो, कड़वाहट पैदा चेहरे पर लाती हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे भाई तुझे अच्छा लगे मत लगे, मैं तो ये तौलिया ऐसे काम ना ले लूँ, क्यों? मुझे तो स्वच्छता, जो वो कहता है कि यार तू तेरे जो घर का माहौल है वो कैसा है, अरिस्टोक्रेटिक। अरे हो सकता है कि मधु जो है अच्छे परिवार से बिलोंग करती हो, जिसमें सारे के सारे लोग स्वच्छता के प्रति ज़्यादा बेहद उसमें ध्यान देते हों, है। तो वो कहता है कि तो इसका मतलब मधु ये कहती है कि इसका मतलब मैं बेकार कर रही हूँ जो आपको स्वच्छता के लिए या घर में साफ सफाई
करती हूँ, ये क्या बुरा है? अरे वो ये कहता है कि ये बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं भी स्वच्छता और सफाई के प्रति बेहद जागरूक हूँ, मैं भी कायल हूँ इसका, स्वच्छता का। लेकिन स्वच्छता की सनक बैठना ये बुरी आदत है। अरे स्वच्छ रखना अच्छी बात है, लेकिन स्वच्छता की सनक जो आपके मन में बैठी हुई है ना, ये स्वच्छता की सनक को आप मत दिखाओ, जिससे मुझे बुरा लगता है। तो वो भाई अपने बात करती है अपने पापा की, अपने मामा की। तो बसंत क्या कहता है? बसंत कहता है कि मैं खूब जानता हूँ तेरे मामा तेरे पापा हैं, और जब मामा पापा ससुराल के मतलब मिसेज के मामा पापा या फिर घर परिवार को अगर बात पहुँच गई तो फिर क्या कहेंगे? आप चुप रहे, घर तक मत पहुँच है, क्योंकि टकरार पैदा होती है। तो उसने कह दिया कि मैं खूब जानता हूँ कि तेरे पापा कैसी स्वच्छता के कायल हैं, तेरे मामा कैसी स्वच्छता के कायल हैं। वो कहता है कि मैं गया था एक बार तेरे मामा के यहाँ, और क्योंकि जब तू नहीं थी तो मैं मामा के यहाँ गया था, तो मैं जब सुबह उठा मुझे ऑफिस आना था, तो मेरे से बोले कि आप सेविंग कर लो, आपको ऑफिस जाना है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं मैं तो घर कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं कर लो। तो फिर एक नौकर को आवाज़ दी और नौकर से कहा कि जो वो बेकार वाला रेजर है ना, मेरे वाला रेजर मत देना। उसके सामने ही ये बात बोल दी, किसके? बसंत के सामने। बोल मेरे वाला रेजर नहीं, जो गेस्ट के लिए जो रेजर रखा है ना, उसको दे दो दामाद को, वो अपनी सेविंग कर ले। बहुत बुरा लगा। बोले यार घर में भी हुई सफाई, यहाँ भी रेजर तक दाढ़ी बनावे नहीं दे रहे, कैसे आदमी है? बसंत को भी बुरा लगा, इसीलिए तो उसको क्या एरिस्टोक्रेट बोला है कि मैं जानता हूँ मामा मामी पापा पापा जो तेरे हैं वो कैसे हैं, कितने कायल हैं सफाई के, कि मुझे जब मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं बनाना है, तो फिर क्या किया कि उसने अपना रेजर, क्योंकि उसको पता लग गया मामा को मेहमान बुरा मान गया, इसीलिए तेरे मामा ने मुझे उसका रेजर दे दिया। और लेकिन साथ में ही उसने क्या कहा नौकर से कि अरे इस पत्ती को फेंक देना और रेजर को सैनिटाइजर कर लेना, मेरी आत्मा को ढेर हो है। जब इतना ही अगर बुरा लगता है मेहमान या मतलब सफाई को इतना महत्व देते हो, तो मेहमानों को दाढ़ी बनाने के लिए रेजर देना, उनकी इज्जत करना क्या फ़ायदा है? तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं जानता हूँ। इसलिए मधु तो फिर क्या कर लेती है, फूल कुप्पा मोड़े सुजान कर मोह फुला लिया उसने। किसने? मधु ने। तो बसंत ने कहा कि मोह मत फुलाओ, मैं वही बात बता रहा हूँ कि मेरे ग्रामीण परिवेश का जो जीवन है ना, वो किस तरह से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अरे हम क्या कहता है कि हम 6 भाई हैं, 6, और 6 भाई के पास एक तौलिया है, एक तौलिया है 6 भाइयों के पास, और एक भाई नहा ले जब दूसरों काम ले, दूसरा भाई नहा ले जब तीसरों काम ले। हमें तो आज तक कोई बीमारी हुई ना है। कौन कहता है? बसंत। क्या हमें तो कोई बीमारी है ना है? और थम, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर WBC जो है, श्वेत रक्त कणिका जो होती है, जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती है। इसका मतलब कि WBC प्रतिरोधक क्षमता है ना, वो हमारे अंदर भरपूर है। हम तेरे मामा मामी और पापा किस तरह ना कमज़ोर, जो बड़ी जल्दी रोग हमें मतलब ग्रसित कर लें, हम WBC मजबूत है हमारी। बस आदमी को ध्यान रखना चाहिए अपने खान पान और सेहत पर। रोग तो आएगा, WBC से हटकर दूर हो जाएगा। तुम्हारे अंदर कहाँ है ऐसी क्षमता? और गुस्सा हो जाती है बसंत, वो मधु गुस्सा हो जाती है, और गुस्सा जब होती है तो होता क्या है? वो कहता है कि और तुझे उदाहरण दूं कि हमारे गांव में क्या है। अरे हमारे गांव में जाट समुदाय है, और जाट समुदाय जहाँ रहता है ना, वहाँ पानी पीने का एक ही क्या है? जोहड़ है। जोहड़ शब्द होता है, और जोहड़ शब्द जो है ना, उसको क्या बोलते हैं? जोहड़ शब्द का मतलब है पानी का तालाब। पानी का क्या है? तालाब बोलते हैं जोहड़ को।
पानी का तालाब है और सारे के सारे गांव के जो जाट समुदाय है ना, वो क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे एक ही जोहर में पानी पीते हैं। वो लोग तो आज तक मरे नहीं, आज तक बीमार न हुए नहीं। और तेरे अंदर एक ही चीज़ है, सफाई सफाई। या रुमाल ले लियो तो या तो लड़ाई, या तो ले लियो तो या तो लड़ाई। तो घर के माहौल को क्यों बिगाड़ती है, ये कहना चाहता है कौन, बस। अब आगे की राम कहानी फिर आगे